प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में खरगोश के पाचन तंत्र के अंतर्गत पाचन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आहार नाल की मुख गुहा, ग्रासनाल, अमाशय और आंत में किस प्रकार से विभिन्न एंजाइमों के सहयोग से भोजन पचता है, पचने के बाद किस प्रकार से भोजन का अवशोषण होता है और किस प्रकार से यकृत द्वारा भोजन का स्वांगीकरण होता है और उसके बाद अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, डाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि डाइजेशन या पाचन किसे कहते हैं। तो देखिए, ठोस, अघुलनशील और अविसरणशील भोजन को पाचक एंजाइमों की सहायता से घुलनशील और विसरणशील रूप में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। आप जानते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो ठोस अवस्था में होता है और वो भोजन अघुलनशील है, अविसरणशील है, वो रुधिर में आसानी से विसरित नहीं हो सकता। तो ऐसे भोजन को, ऐसी ठोस अवस्था को जब हम पाचक एंजाइमों की सहायता से छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, छोटे छोटे भागों में तोड़ दें ताकि वो घुलनशील और विसरणशील हो जाए, तो इस क्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो देखिए, भोजन का पाचन जो शुरू होता है वो मुख गुहा से होता है। जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं या खरगोश भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तो वो अपने भोजन को कहाँ लेता है? मुख गुहा में लेता है और उसके बाद वह भोजन हमारे आहार नाल के विभिन्न भागों में जाता है। तो हर भाग में भोजन का पाचन होता है। अब ये पाचन किस रूप में होता है, एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। हम आरंभ करते हैं मुख गुहा से। देखिए, जैसे ही भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन हमारे मुख में आता है या खरगोश के मुंह में आता है, तो मुख गुहा में जो पाचन है वो यांत्रिक और रासायनिक दो प्रकार से होता है। हमारे मुख गुहा में आप जानते हैं दांत हैं और वो दांत भोजन को क्या करते हैं? बारीकी से पीसने का काम करते हैं। मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां हैं वो लार का श्रावण करती हैं, जो इस भोजन में क्या होती है? मिल जाती है। और आप जानते हैं कि लार में दो चीजें होती हैं, एक श्लेष्म और टाइलिन। श्लेष्म जो है एक चिकना पदार्थ है जो भोजन को क्या बना देता है? चिकना बना देता है। और लार में जो टाइलिन है, जो टाइलिन होता है वो क्या काम करता है? वो स्टार्च को परिवर्तित कर देता है माल्टोज में। लार जो है उसका जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। आपने एक प्रैक्टिकल सुना होगा, ये कहा जाता है कि बहुत समय तक अगर आप रोटी को सूखा मुंह में चबाएं तो रोटी जो है बाद में स्वाद में कैसी लगने लगती है? मीठी लगने लगती है। तो वो प्रयोग भी टाइलिन की उपस्थिति को ही दिखाता है, क्योंकि जब हम बहुत देर तक रोटी मुंह में चबाते हैं तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? रोटी के स्टार्च को, मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है और माल्टोज का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो मुख गुहा में पाचन दो काम मैंने आपको बताए, भोजन पिसा, भोजन में लार मिली, लार ने क्या किया? भोजन को चिकना बनाया और लार के टाइलिन ने क्या किया? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर दिया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो लार का पीएच मान होता है वो लगभग 6.8 होता है। जो इसका पीएच मान है वो लगभग कितना है? 6.8। ग्रासनाल में पाचन। देखिए, मुख गुहा के बाद भोजन ग्रासनाल में आता है और आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रासनाल में किसी भी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं है। यहां भोजन का किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, लेकिन क्रमाकुंचन गतियां होती हैं जिसके कारण भोजन जो है ग्रासनाल से होता हुआ कहां पहुंचता है? अमाशय में पहुंचता है। अब देखिए, जैसे ही भोजन ग्रासनाल से अमाशय में आता है तो अमाशय की जो दीवारें हैं वो एक हार्मोन का स्रावण करती हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये अमाशय की दीवार की जठर ग्रंथियों को प्रेरित करती हैं कि वो जठर रस का स्रावण आरंभ कर दे। आप जानते हैं कि जठर रस जो है एक पाचक रस है जो अमाशय में भोजन पचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो भोजन ग्रासनाल से अमाशय में आया, अमाशय की दीवार ने गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण किया और गैस्ट्रिन हार्मोन ने क्या किया? सभी जठर ग्रंथियों को प्रेरित किया कि वो जठर रस का स्रावण आरंभ कर दे। अब यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि अमाशय की जो दीवार है, जो अमाशय की भित्ति है, उसमें क्रमाकुंचन गति होती है। मतलब वो भित्तियां फैलती और सिकुड़ती हैं, लगातार फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण से जो जठर रस अमाशय में स्रावित होता है वो जठर रस अच्छी तरीके से भोजन के साथ क्या होता है? मिल जाता है और भोजन की एक लुगदी टाइप की बन जाती है। पिसा हुआ भोजन जठर रस में पूरी तरीके से क्या होता है? मिल जाता है।
अमाशय में क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति मतलब अमाशय की भित्तियों का फैलना और सिकुड़ना, रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना और कॉन्ट्रैक्ट होना, जिसके कारण से क्या होता है, भोजन जठर रस के साथ क्या होता है, भली प्रकार से मिल जाता है और एक भोजन की लुगदी जैसी संरचना बन जाती है। अब जठर रस है क्या, आप इसको भी समझिए। देखिए जठर रस में 90% तो जल होता है। जठर रस में क्या होता है, 90% जल होता है। 1% HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1% जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसके अलावा शेष जो भाग है वो एंजाइमों का होता है, जिसमें पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम जो है पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए जठर रस है क्या। जठर रस में 90% जल है, 1% HCl है, HCl आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं, और बाकी जो बचा हुआ भाग है लगभग आपका 9% जो भाग है वो क्या है आपका, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम है। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? देखिए पेप्सिन जो है प्रोटीन को प्रोटीओजेज में तोड़ने का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में तोड़ने का काम करता है। हमारे भोजन में जो भी प्रोटीन है, आप जानते हैं प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है, दाल से मिलती है, अंडों से मिलती है, मांस मीट से मिलती है, दूध में भी प्रोटीन होती है। तो जो प्रोटीन हमारे भोजन में होती है उस प्रोटीन को तोड़ती है ये पेप्सिन, और प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में क्या कर देती है, तोड़ देती है। इसी प्रकार से दूसरा जो आपका एंजाइम है जिसको हम कहते हैं रेनिन, रेनिन क्या करता है, ये दूध की केसीन, दूध में जो प्रोटीन होती है हम उसको केसीन कहते हैं, तो ये दूध की प्रोटीन को केसिनोजन में बदलता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए, दूध एक तरल पदार्थ है। अगर दूध तरल अवस्था में हमारे शरीर के अंदर रहेगा तो बहुत ही जल्दी वह हमारे शरीर में टिक नहीं पाएगा, बहुत ही जल्दी हमारे शरीर से मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा, और उसमें जो भी पोषक पदार्थ हैं हमारा शरीर, हमारी आंत उसको आसानी से अवशोषित नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमारा शरीर क्या करता है, रेनिन एंजाइम के माध्यम से उस दूध को क्या कर देता है, फाड़ देता है, उस दूध को कर देता है, फाड़ देता है, और उस दूध में जो पानी है उसे तो छोड़ देता है, और जो तरल पदार्थ है, जो पोषक पदार्थ है, उसको ठोस के रूप में रख देता है। तो दूध की जो प्रोटीन है केसीन, उसको ठोस प्रोटीन में बदल देता है, और उस ठोस प्रोटीन को ही हम क्या कहते हैं, केसिनोजन। आपने देखा होगा कि अगर हम बाहर भी दूध में कुछ खट्टा मिला दें तो दूध फट जाता है और पनीर अलग हो जाता है, पानी पानी छूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पेट में, अमाशय में जो है दूध फट जाता है और पानी छूट जाता है, और जो उसके अंदर पोषक पदार्थ हैं वो पनीर या केसिनोजन के रूप में जो है हमारे अमाशय में रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक अमाशय का काम है जो दूध की प्रोटीन को जो है कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारा शरीर उससे आवश्यक पदार्थों को अवशोषित कर सके। इसके अलावा एक और एंजाइम है हमारे शरीर में, अमाशय में, जिसको हम कहते हैं लाइपेज। देखिए लाइपेज एक बसा पाचक एंजाइम है, बसा माने फैट, फैट को पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज। तो ये क्या करता है, बसा को तोड़ देता है किसमें, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। अब देखिए कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि किसी प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम बताइए, या किसी बसा पाचक एंजाइम का नाम बताइए, या किसी कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है आपके, पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को तोड़ रहे हैं। बसा पाचक एंजाइम कौन है आपका, लाइपेज, क्योंकि ये बसा को तोड़ रहा है। और इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम आप एक पढ़ चुके हैं, टाइलिन, टाइलिन में आपने देखा था कि वो मंड को माल्टोज में बदलने का काम करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा एंजाइम बसा पाचक है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक है, और कौन सा एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट पाचक है। देखिए जठर रस में तीनों एंजाइमों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जठर रस में एक चीज मैंने आपको और बताई थी, मैंने कहा था जठर रस में 1% HCl होता है, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या रोल है, आप देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। जठर रस में जो पेप्सिन होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है, और उस निष्क्रिय अवस्था को हम कहते हैं पेप्सिनोजन। जो अभी आपने पेप्सिन पढ़ा जठर रस में, वो वास्तव में किस अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन में होता है। और इस प्रकार से जो रेनिन है वो भी प्रोरेनिन नामक निष्क्रिय अवस्था में पड़ा होता है। ये दोनों पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है HCl के प्रभाव से ही सक्रिय पेप्सिन और सक्रिय रेनिन में क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं।
अगर हमारे भोजन में बैक्टीरिया या जीवाणु हैं तो HCl अम्लीय है, जिस कारण से ये जीवाणु और बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, भोजन में अगर आए हैं तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि खट्टे माध्यम में अधिकतर भोजन सड़ता नहीं है, तो HCl क्या करता है, हमारे अमाशय में भोजन को सड़ने से रोकता है, क्योंकि अमाशय में भोजन बहुत देर तक रुकता है पचने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भोजन अगर अधिक समय के लिए है तो वो सड़ जाएगा, क्योंकि HCl उस भोजन को सड़ने से क्या करता है, रोकता है। इसके अलावा भोजन के ठोस कणों को गलाता है। देखिए, अगर हमारे भोजन में कोई ठोस कण रह गए हैं तो उनको गलाने का काम भी HCl करता है। कई बार आपने देखा होगा कि दाल में कंकड़ या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हमारे पेट में चले जाते हैं, तो HCl क्या करता है, ऐसे कठोर पदार्थों को गलाने में सहयोग करता है। जठर रस का माध्यम इसी HCl के कारण से क्या होता है, अम्लीय होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो जठर रस है वो अम्लीय होता है, और वो अम्लीय क्यों है, क्योंकि उसमें HCl पाया जाता है। और इसी कारण से जब भोजन अमाशय में आता है तो लार का जो प्रभाव है, मतलब मुंह में जो लार थी हमारी, उसके साथ भोजन आपका अमाशय में आया है, तो उसमें अभी कौन सा एंजाइम है, जब अमाशय में आया टाइलिन एंजाइम है। तो जैसे ही भोजन अमाशय में आता है लार का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अर्थात टाइलिन एंजाइम का प्रभाव भी अमाशय में आने के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यहां पे अमाशय की लगातार क्रमाकुंचन गति के कारण से और पाचक एंजाइमों के प्रभाव से जो है भोजन बिल्कुल लेई के समान बारीक पिस जाता है, और ऐसे पिसे हुए भोजन को हम नाम देते हैं काइम। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में चाइम कहते हैं इसको, तो हम इसको क्या कहेंगे, काइम के नाम से जानते हैं। जो भोजन लेई के समान बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। अब देखिए, अमाशय के बाद भोजन प्रवेश करता है ग्रहणी में। ग्रहणी क्या है, छोटी आंत का हिस्सा है। अमाशय के बाद भोजन सीधे छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जाता है, और जैसे ही भोजन ग्रहणी में आता है ग्रहणी की दीवारों द्वारा हार्मोन्स का स्रावण होता है, और ये हार्मोन्स अग्नाशय और पित्ताशय को प्रेरित करते हैं कि वो अपना पाचक रस ग्रहणी में छोड़ दे। ग्रहणी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि ग्रहणी का अपना कोई भी पाचक रस नहीं है, डिओडिनम का अपना कोई भी पाचक रस नहीं है, वो हार्मोन्स का स्रावण करती है, और हार्मोन्स जो हैं अग्नाशय और पित्ताशय को प्रेरित करते हैं कि वो अपना पाचक रस ग्रहणी में छोड़े, जिसके फलस्वरूप अग्नाशय रस और पित्तरस, अग्नाशय कौन सा पाचक रस बनाता है, अग्नाशय रस, और पित्ताशय कौन सा पाचक रस बनाता है, पित्तरस। अग्नाशय रस और पित्तरस कहाँ छोड़े जाते हैं, ग्रहणी में छोड़े जाते हैं। अब हम एक एक करके जानते हैं कि पित्तरस किस प्रकार से भोजन को पचाता है और अग्नाशय रस किस प्रकार से भोजन को पचाता है। देखिए, पित्तरस है क्या। देखिए, पित्तरस में दो कंपाउंड होते हैं या दो भाग होते हैं पित्तरस के, एक पित्त लवण और दूसरा पित्त वर्णक। अगर आप पित्तरस की बात करें तो पित्तरस के दो भाग होते हैं, उसमें पित्त लवण पाए जाते हैं और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त लवण कौन से हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टारकोलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीन जो है पित्त लवण पाए जाते हैं, और साथ ही साथ बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन, ये पित्त वर्णक पाए जाते हैं। देखिए, ये बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन है क्या, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जब आरबीसी सेल्स नष्ट होती हैं तो उन आरबीसी सेल को नष्ट करने के बाद जो यकृत उसे परिवर्तित कर देता है, वो कर देता है बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन में। तो ये आरबीसी सेल के नष्ट होने के फलस्वरूप बना हुआ पदार्थ है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। हमारे शरीर के लिए ये नुकसानदेह पदार्थ है जो पित्तरस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन हमारे खून में मिलने लगे तो उससे एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं जॉइंडिस या पीलिया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो पित्त वर्णक हैं बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, और अगर रुधिर में इनकी मात्रा बढ़ जाए तो ये हमारे शरीर में कौन सा रोग पैदा करते हैं, पीलिया रोग को पैदा करते हैं। इन्हीं बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन के कारण से, क्योंकि बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन जो है इनका रंग पीला होता है, और जब ये खून में मिलते हैं तो इसी कारण शरीर कैसा दिखता है, पीला दिखता है, और हम उसको पीलिया कहते हैं। तो बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन के कारण से ही जो पित्त रस है उसका रंग भी कैसा होता है, हल्का हरा और पीला सा होता है। ये क्षारीय है, बेसिक है नेचर में, और ये भोजन की अम्लीयता को समाप्त करता है। आप जानते हैं कि अमाशय में HCl है, तो अमाशय से भोजन जब ग्रहणी में आता है तो वो अम्लीय होता है। तो ये पित्त रस क्या करता है, उस भोजन की अम्लता को समाप्त कर देता है और उसको कैसा बना देता है, क्षारीय बना देता है। पित्त रस आंत की क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है।
पित्तरस के कारण से आंत की जो क्रमाकुंचन गति है वो बढ़ती है, साथ ही साथ ये भोजन को सड़ने से भी क्या करता है, बचाता है। पित्तरस के कारण से भोजन ग्रहणी में सड़ता नहीं है। इसके अलावा एक बेहद इंपॉर्टेंट काम जो पित्तरस करता है वो है वसा का इमल्सीकरण। देखिए, अगर आप कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की बात करें तो इन तीनों पदार्थों में वसा एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अणु जो है आकार में बहुत बड़े होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई वसा का अणु है, मान लीजिए वो इतना बड़ा है, ठीक है, तो इस पे एंजाइमों का काम करना, इस पर एंजाइमों को काम करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। एंजाइम आसानी से इस पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए कि वसा के इस बड़े अणु को क्या कर दिया जाए, छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाए। इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ दें। तो जब वसा का अणु जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो इसको आप पाचन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और वसा के इसी बड़े अणु का छोटे अणुओं में टूटना, वसा के इस बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना ही कहलाता है वसा का इमल्सीकरण। और ये काम कौन करता है, पित्तरस। पित्तरस में मौजूद जो पित्त लवण होते हैं वो वसा के बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ते हैं, जिससे वसा का पाचन करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और इसी क्रिया को हम वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। अब देखिए, गृहिणी में दूसरा पाचक रस आता है अग्नाशय से, जिसको हम अग्नाशय रस कहते हैं। तो अब हम ध्यान देते हैं कि अग्नाशय रस के काम क्या क्या है। देखिए, अग्नाशय रस की जो कार्य हैं वो भी हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अग्नाशय रस भी कैसा रस है, क्षारीय है। ये भी बेसिक है नेचर में। और इसके कौन कौन से एंजाइम्स इसमें हैं हम एक एक करके पढ़ते हैं और उसके काम को पढ़ते हैं। देखिए, अग्नाशय रस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंजाइम है ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में। तो अग्नाशय रस में पहला एंजाइम कौन है, ट्रिप्सिन है, जो प्रोटीन को तोड़ देता है किसमें, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। लेकिन ये जो ट्रिप्सिन है ये आपका निष्क्रिय अवस्था में रहता है ट्रिप्सिनोजन के रूप में। ये जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिनोजन के रूप में रहता है। और ये एंटीरोकाइनेज नामक जो एक एंजाइम है वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अभी एंटीरोकाइनेज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अग्नाशय रस में जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो ट्रिप्सिनोजन नामक निष्क्रिय अवस्था में होता है। ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था को सक्रिय ट्रिप्सिन बदलने का काम कौन करता है, एंटीरोकाइनेज। और जैसे ही ट्रिप्सिन अग्नाशय में सक्रिय होता है वह प्रोटीन को तोड़ देता है किसमें, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। तो पहला एंजाइम कौन है आपका, ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम है देखिए आपका काइमोट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम क्या है, काइमोट्रिप्सिन। और देखिए, काइमोट्रिप्सिन भी निष्क्रिय अवस्था में रहता है काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में। ये ध्यान रखिएगा कि ट्रिप्सिन के समान काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो भी निष्क्रिय अवस्था में रहता है। और वो निष्क्रिय अवस्था का नाम क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन। ये काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन बनता है किसकी उपस्थिति में, ट्रिप्सिन की उपस्थिति में। अब आप देख लीजिए, पहले ट्रिप्सिन सक्रिय हुआ और उसके बाद ट्रिप्सिन ने क्या किया, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ये निष्क्रिय अवस्था है और ये कैसी है, सक्रिय अवस्था है। अब ये काइमोट्रिप्सिनोजन से बना काइमोट्रिप्सिन भी क्या काम करता है, ये प्रोटीन को तोड़ देता है किसमें, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। तो आप देख रहे हैं कि चाहे ट्रिप्सिन हो चाहे काइमोट्रिप्सिन हो, दोनों ही एंजाइम कैसे हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं। अब देखिए, इसके बाद अगला एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अगला एंजाइम जो अग्नाशय में पाया जाता है वो क्या है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और ये क्या करता है, देखिए ये पॉलीपेप्टाइड को तोड़ देता है अमीनो अम्ल में। आप जानते हैं कई अमीनो अम्ल मिलकर के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन ही वास्तव में क्या है, प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या है, प्रोटीन है। कई अमीनो अम्ल जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको पता होना चाहिए कि दो अमीनो अम्ल के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो कई अमीनो अम्ल जब मिलते हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और वास्तव में पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है क्या, अमीनो अम्लों में। कौन तोड़ता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इसके अलावा अगला एंजाइम है आपका लाइपेज। देखिए, लाइपेज आप पहले भी पढ़ चुके हैं और दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं कि लाइपेज क्या करता है, ये एक वसा पाचक एंजाइम है। ये वसा को तोड़ता है बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। ये पॉलीसैकेराइड को तोड़ता है डाइसैकेराइड्स में। देखिए, आप जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम तीन भागों में अध्ययन करते हैं, मोनोसैकेराइड,
डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो जो पॉलीसैकेराइड है वो कार्बोहाइड्रेट के सबसे आप मानिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं पॉलीसैकेराइड, क्योंकि ये किससे मिलकर के बने होते हैं पॉलीसैकेराइड? डाइसैकेराइड से मिलकर के बने होते हैं। तो ये पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड में तोड़ने का काम कौन करता है? एमाइलोप्सिन। इसके अलावा न्यूक्लियेज एंजाइम। देखिए न्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है ये न्यूक्लिक अम्लों को तोड़ने के काम में आता है। एंजाइम कौन सा है आपका? पहले न्यूक्लियेज, ये ध्यान रखिएगा। एंजाइम जो है वो क्या है आपका? न्यूक्लियेज एंजाइम है। और ये न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है? न्यूक्लिक अम्लों को तोड़ने के काम में आता है। अब ये जो न्यूक्लियेज एंजाइम है ये दो प्रकार का है। पहला है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। पहला क्या है आपका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, जो डीएनए को तोड़ देता है किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। आप जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर के बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स से। तो ये जो न्यूक्लियेज एंजाइम है ये दो प्रकार का है। पहला मैंने क्या बताया न्यूक्लियेज में आपको? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम ने क्या किया? डीएनए को तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड में। और न्यूक्लियेज का दूसरा टाइप है राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो आरएनए को तोड़ देता है किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये ध्यान रखिए कि न्यूक्लियेज जो एंजाइम है वो दो प्रकार का है, एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज और दूसरा क्या है? राइबोन्यूक्लियेज। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज ने क्या किया? डीएनए को तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड्स में, और राइबोन्यूक्लियेज ने क्या किया? आरएनए को तोड़ दिया न्यूक्लियोटाइड्स में। अब आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? जब कई न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? डीएनए और आरएनए बनता है। तो ये जो न्यूक्लियेज एंजाइम है ये डीएनए और आरएनए को किसमें तोड़ते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देते हैं। इनकी छोटी इकाई में क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। अब देखिए गृहिणी में पाचन हुआ। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पित्तरस और किस प्रकार से अग्नाशय रस ने भोजन को गृहिणी में पचाया। गृहिणी के बाद, डियोडिनम के बाद भोजन आता है कहां आपका? शुद्रांत्र में, छोटी आंत के दूसरे भाग में, जिसको हम क्या कहते हैं? शुद्रांत्र। अब शुद्रांत्र में पाचन किस प्रकार से होता है हम इसको समझते हैं। देखिए इस भाग में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस भाग में क्या होता है? ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये ब्रूनर ग्रंथियां जो है आंत्र रस का स्रावण करती हैं, जिसमें श्लेष्म के अलावा कई एंजाइम पाए जाते हैं। श्लेष्म तो चिकना पदार्थ है और इसके अलावा कई एंजाइम पाए जाते हैं। अब वो एंजाइम क्या क्या हैं विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन एंजाइमों की जो प्रोटीन पाचक हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन कौन से हैं? देखिए आंतरस जो क्षुद्रांत्र में भोजन को पाचन करता है उसमें पहला एंजाइम है एमिनोपेप्टिडेज। एमिनोपेप्टिडेज क्या करता है? जो प्रोटीन की बड़ी चेनें हैं, पॉलीपेप्टाइड चेनें हैं, उनको तोड़ देता है किसमें? अमीनो अम्लों में। दूसरा प्रोटीन पाचक एंजाइम है ट्राइपेप्टिडेज। ये क्या करता है? ट्राइपेप्टाइड को, ट्राइपेप्टाइड क्या होंगे? जिसमें 3 अमीनो अम्ल होंगे, ट्राइपेप्टाइड को तोड़ देता है किसमें? अमीनो अम्लों में। डाइपेप्टिडेज, ये डाइपेप्टाइड को तोड़ देता है अमीनो अम्लों में। और इस प्रकार से ये 3 एंजाइम, एमिनोपेप्टिडेज, ट्राइपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? प्रोटीन को तोड़ते हैं किसमें? अमीनो अम्लों में, सबसे छोटी इकाई में तोड़ देते हैं। इसके अलावा एक और एंजाइम है जिसे कहते हैं एंटीरोकाइनेज। देखिए मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले कि अग्नाशय रस में जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन है उसको सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने के लिए एक एंजाइम काम में आता है जिसे कहते हैं एंटीरोकाइनेज। अब आप यहां देख लीजिए एंटीरोकाइनेज कहां पाया जाता है? आपका आंत रस में पाया जाता है। और ये आंत रस में पाया जाने वाला एंटीरोकाइनेज ये क्या करता है? आपके अग्नाशय का जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन है उसको सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो है आंतरस में पाए जाते हैं? देखिए पहला पाया जाता है माल्टेज। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज के 2 अणुओं में। ये ध्यान रखिएगा, माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज के 2 अणुओं में। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें तोड़ता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और लैक्टेज जो है क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। तो ध्यान रखिएगा कि माल्टेज जो एंजाइम है वो माल्टोज को तोड़ता है, सुक्रेज जो है सुक्रोज को तोड़ता है, और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ता है। और ये तीनों एंजाइम जो हैं किसके उदाहरण हैं? आपके कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। एक मुख गुहा में आपने पढ़ा था जिसको मैंने टाइलिन कहा था, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। और देखिए यहाँ पे ये 3 कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम मैंने आपको और बताए, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। इसके अलावा आंत रस में अगला भाग है बसा पाचक एंजाइमों का।
आपको मैंने पहले भी बताया कि लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है, और ये लाइपेज आपके आंतरस में भी पाया जाता है। ये क्या करता है, वसा को तोड़ता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। इसके अलावा आंतरस में न्यूक्लिक अम्लों के पाचन के लिए भी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के, राइबो न्यूक्लियस एंजाइम जो आरएनए को तोड़ता है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। डीऑक्सी न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ने का काम आता है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम पाया जाता है जो इन न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनए आरएनए के टूटने से जो न्यूक्लियोटाइड्स बने थे, ये न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम क्या करता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ता है किसमें, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में। और इसके अलावा एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइडेज। ये न्यूक्लियोसाइडेज क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ता है नाइट्रोजन क्षार और शर्करा में। तो इस प्रकार से न्यूक्लिक अम्लों का पूर्ण पाचन जो है आंतरस के द्वारा किया जाता है। पहले न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए आरएनए को तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड पे क्रिया कौन करता है, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। ये न्यूक्लियोटाइड को तोड़ता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में। और फिर है न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो न्यूक्लियोसाइड को तोड़ता है नाइट्रोजन क्षार और शर्करा में। इसके बाद आंतरस ने क्षुद्रांत में भोजन को पचा दिया, और इसके बाद आपको याद है अगला भाग आता है सीकम। देखिए सीकम बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है शाकाहारी जंतुओं के लिए। सीकम जो पोर्शन है ये शाकाहारी जंतु में पाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु और प्रोटोजुआ रहते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। आप जानते हैं जो अधिकतर शाकाहारी जंतु हैं, चाहे गाय है, भैंस है, खरगोश है, घोड़ा है, खच्चर है, ये सब घास खाते हैं, और हरी घास या हरी पत्तियों में सेलुलोज नामक कंपाउंड पाया जाता है, और ये पचना बेहद मुश्किल काम है। सेलुलोज बहुत मुश्किल से पचता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम भी हरी सब्जी खाते हैं तो मनुष्य में भी हरी सब्जी नहीं पचती। हरी सब्जी मतलब सेलुलोज नहीं पचता है। तो सेलुलोज को पचाना शाकाहारी जंतुओं में बेहद महत्वपूर्ण काम है, और इसको पचाने के लिए जो अंग है शाकाहारी जंतुओं में वो है सीकम। और सीकम की विशेषता क्या है कि इसमें कुछ जीवाणु और प्रोटोजुआ पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। अब सीकम में सेलुलोज पच गया। सेलुलोज पूरी तरीके से तो वो भी नहीं पचता, ये भी ध्यान रखिएगा कि शाकाहारी जंतुओं में भी सीकम सेलुलोज को पूरी तरीके से नहीं पचा पाता, लेकिन जितना भी पचता है उसके बाद भोजन यहां से चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कौन से भाग में, कोलोन में। तो अब देखिए भोजन आपका क्षुद्रांत से कोलोन में चला गया। अब हम पाचन की अगले टर्न की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं अवशोषण। ये ध्यान रखिएगा भोजन का मुख्य पाचन जो है छोटी आंत तक ही होता है, उसके बाद फिर भोजन का पाचन नहीं होता, मुख्यतः अवशोषण ही होता है। अवशोषण कहते किसको हैं, देखिए पाचन के बाद जो पोषक पदार्थ थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जब वो टूट गए तो अंतिम प्रोडक्ट क्या बचे, कार्बोहाइड्रेट के लिए मोनोसेक्राइड जो सबसे छोटी यूनिट है, अमीनो अम्ल प्रोटीन के टूटने से जो बनते हैं, और वसा के टूटने से बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, डीएनए आरएनए के टूटने से नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट। ये सब अंतिम उत्पाद हैं, और इन उत्पादों का अब रुधिर में प्रवेश करना है, और इसी क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण। तो भोजन का पाचन छोटी आंत तक हुआ, अब उसके बाद भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा। मतलब पाचन के बाद जो भी अंतिम उत्पाद बचा है वो अवशोषित होगा खून में, इसी को हम क्या कहेंगे, अवशोषण। अब ये ध्यान रखिएगा कि अवशोषण की जो क्रिया है वो आमाशय से आरंभ हो जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, आपके क्षुद्रांत्र में होता है। छोटी आंत के क्षुद्रांत्र भाग में मुख्य रूप से भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। और इसके लिए क्षुद्रांत्र की दीवारों में रसांकुर पाए जाते हैं। आप देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल दिखाया है आपका, इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं छोटी आंत में। इस प्रकार के उभार आप देख रहे हैं ये क्षुद्रांत में पाए जाते हैं, और इन उंगलीनुमा उभारों को हम नाम देते हैं क्या, रसांकुर। क्या कहते हैं हम, रसांकुर कहते हैं। इन रसांकुरों की सतह पर अनेक सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ये देखिए कई सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो इन रसांकुरों की सतह पर अनेक सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ये जो हैं क्षुद्रांत के अवशोषण तल को बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारी जो छोटी आंत है या जो हमारी बड़ी आंत है उनमें अगर ये रसांकुर ना हो तो हमारी आंत का जो अवशोषण तल है वो बहुत कम हो जाता है। आंत में इस प्रकार के उभार अगर हैं
तो अवशोषण तल क्या होता है, बढ़ जाता है। आप खुद सोचिए, एक आपकी आंत ऐसी है, सीधी नली के रूप में है, ठीक है, और हमने दूसरी जो नली बना दी, हमने इस प्रकार की बना दी जिसमें कई प्रकार के आपके उंगलीनुमा उभार हैं। आप खुद सोचिए, समझाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए इस प्रकार के कई उभार हमने बना दिए, तो क्या होगा, यहां पे इस वाले भाग में जहां पे आपको कई उंगलीनुमा उभार दिखाई दे रहे हैं, यहां पे अवशोषण तल क्या हो गया, बढ़ गया। भोजन अवशोषित होने के लिए क्या हुआ, पर्याप्त समय मिल गया। लेकिन यहां पे भोजन अवशोषण तल क्या है, कम है। तो ये जो रसांकुर हैं उंगलीनुमा, ये आंत के अवशोषण तल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। रसांकुरों के अंदर लसिका वाहिनी और रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। आप देखिए, ये एक बीच में आपको लसिका वाहिनी दिख रही है, और इसके अलावा आप देखिए यहां से धमनी गई और यहां से क्या निकल गई, शिरा निकल गई। तो धमनी और शिराओं का, रुधिर केशिकाओं का जाल है प्रत्येक रसांकुर के अंदर। तो ये जो रसांकुर हैं उंगलीनुमा, इसके अंदर लसिका वाहिनी और रुधिर केशिकाओं का क्या होता है, एक जाल होता है, एक नेट बिछा हुआ होता है। अब देखिए, रसांकुरों की जो श्लेष्म कला की कोशिकाएं हैं, ये जो रसांकुर की जो कोशिकाएं हैं, इनमें अवशोषण की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इनमें एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसलिए इन कोशिकाओं को अवशोषी कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं के द्वारा कुछ पदार्थों का तो निश्चेष्ट अवशोषण होता है, मतलब कुछ पदार्थ तो विसरण के द्वारा अपने आप अवशोषित हो जाते हैं, उसमें आता अवशोषण कहलाता है निश्चेष्ट अवशोषण, इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें कोई भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये जो अवशोषी कोशिकाएं हैं, ये कुछ पदार्थों का अवशोषण निश्चेष्ट विधि से करती हैं, विसरण के द्वारा, जहां पे कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका अवशोषण सक्रिय विधि के द्वारा ही संभव है, जिसमें एटीपी खर्च होता है। कुछ पदार्थ डायरेक्ट अवशोषित नहीं होते इन कोशिकाओं में, उन्हें अवशोषण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऐसे अवशोषण को हम क्या कहते हैं, सक्रिय अवशोषण कहते हैं। शर्करा, क्षारक, अमीनो अम्ल, लवण, जल, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल आदि का अवशोषण रुधिर कोशिकाओं में हो जाता है, आदि का अवशोषण रुधिर कोशिकाओं में हो जाता है। लेकिन वसा के पाचन से बने पदार्थ, वसा के पाचन से बने पदार्थ, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, डी, ई, के विसरण द्वारा अवशोषी कोशिकाओं में पहुंचते हैं। अब देखिए, वसा का अवशोषण थोड़ा टिपिकल होता है, इसको आप समझिए कि वसा के पाचन से जो बना पदार्थ है कोलेस्ट्रॉल, और जो विटामिन ए, डी, ई के हैं, ये विसरण के द्वारा अवशोषी कोशिकाओं में पहले पहुंचते हैं। यहां पर अगर वसा का रूप आपका 10 से 12 कार्बन परमाणु वाला है, तो ये सीधे रुधिर केशिका में अवशोषित हो जाएंगे। अवशोषी कोशिकाओं से ये सीधे रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाएंगे यदि इनमें कार्बन परमाणु कितने हैं, 10 से 12। लेकिन यदि वसा जो अवशोषी कोशिकाओं में आया है उसमें कार्बन परमाणु 12 से अधिक हैं, मतलब बहुत बड़ी कार्बन श्रृंखला है, तो ऐसे वसा के जो प्रोडक्ट हैं वो अवशोषी कोशिकाओं में सरल वसा में बदल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का एस्टरीकरण हो जाता है। और अब वसा कोलेस्ट्रॉल के जो ईस्टर्स हैं, छोटे छोटे बिंदुओं के ऊपर प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड का आवरण बन जाता है। मतलब अगर वसा के मॉलिक्यूल बड़ी श्रृंखला वाले हैं तो वो अवशोषी कोशिकाओं में ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सरल वसा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका ईस्टरीकरण हो जाता है, और उसके बाद जो सरल वसा है और जो ईस्टरीकरण के बाद जो कोलेस्ट्रॉल है, उसके चारों ओर ये वसा और कोलेस्ट्रॉल किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे बिंदुओं में, और इनके ऊपर प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड का क्या बन जाता है, आवरण बन जाता है। ये जो बिंदु हैं ये अब अवशोषी कोशिकाओं से बाहर निकाल दिए जाते हैं और ये लसिका कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। आपकी बात समझ में आ रही है। ये जो अवशोषी कोशिकाओं में कार्बन 12 से अधिक लंबे अगर कोई बसीय अम्ल हैं तो वो बिंदुकों के रूप में जो है अवशोषी कोशिकाओं द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, और वो सीधे प्रवेश करते हैं किसमें, इस लसिका वाहिनी में, इस लसिका केशिका में प्रवेश करते हैं, जहां ये श्वेत वसायुक्त लसिका चाइल का निर्माण करते हैं, श्वेत वसायुक्त लसिका चाइल का निर्माण करते हैं, सफेद रंग का जो लसिका चाइल है उसका निर्माण करते हैं। और अब हम अंतिम चरण में हैं, पाचन क्रिया के अंतिम स्थिति है इसकी, अंतिम अवस्था है स्वांगीकरण, जिसको हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, एसिमिलेशन का मतलब ये होता है भोजन की अतिरिक्त मात्रा को संचित करके रखना।
विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, रुधिर द्वारा जो भी पदार्थ अवशोषित हुआ वो अंत में यकृत में पहुंचता है। पहले तो रुधिर क्या करता है, जो भी खाद्य पदार्थ अवशोषित होता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। विभिन्न भागों में जो भी कोशिकाएं या ऊतक हैं वहां रुधिर क्या करता है, अवशोषित खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है। अगर शर्करा और वसा है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊतकों को, कोशिकाओं को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और यदि अमीनो अम्ल, विटामिन, लवण आदि हैं तो ये क्या करते हैं, ऊतकों के पुनर्निर्माण में सहयोग करते हैं। इसके बाद जितना भी बचा हुआ खाद्य पदार्थ होता है वो रुधिर द्वारा कहां पहुंचाया जाता है, यकृत में पहुंचाया जाता है। यकृत क्या करता है, आवश्यकता से अधिक जो भी ग्लूकोज बचा है खून में उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और उसको स्टोर करके रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है। इसी प्रकार से आवश्यकता से अधिक अगर अमीनो अम्ल है खून में तो उसको यकृत क्या करता है, यूरिया में बदल देता है, जिसे वृक्क क्या करता है, बाद में मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। आवश्यकता अगर पड़ती है तो यकृत फिर से क्या क्या करता है, इस संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। तो यह क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण, जहां आपने देखा कि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को यकृत ने क्या किया, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया और आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों को यूरिया में बदलकर शरीर से बाहर वृक्क के माध्यम से निकाल दिया। तो यही प्रोसेस कहलाती है स्वांगीकरण, जहां आवश्यकता से अधिक पदार्थ को यकृत ने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया और आवश्यकता पड़ने पर उसी स्टोर्ड फूड का इस्तेमाल शरीर को ऊर्जा देने के लिए किया। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्वांगीकरण, जो यकृत के द्वारा संपन्न की जाती है। अब हम बात करेंगे विष्टा त्याग और विष्टा भोजिता की। देखिए, अवशोषण और स्वांगीकरण के पश्चात भोजन का पाचन हुआ और उसके बाद भोजन का अवशोषण हुआ, भोजन का स्वांगीकरण हुआ और उसके पश्चात खाद्य पदार्थ का वह भाग जो पच नहीं पाया, जिसमें कोई भी पोषक पदार्थ अब मौजूद नहीं है, वो कोलोन से होते हुए बड़ी आंत के मलाशय में जाके एकत्र हो जाते हैं। पाचन की क्रिया हो गई पूरी, एंजाइमों ने अपनी एक्टिविटी करी, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। आंत ने भोजन को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, जो भी पोषक पदार्थ है उन्हें क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। यकृत ने उसको स्टोर कर दिया, जो भी अतिरिक्त पदार्थ था उसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब उसके बाद जो ऐसा खाद्य पदार्थ का भाग है जो पच नहीं पाया, उसको कहां फेंक दिया गया, मलाशय में इकट्ठा कर दिया गया। मलाशय ने क्या किया, फिर से अपना काम किया, उसने इस अपचे भोज्य पदार्थ से भी अगर जल की मात्रा उसमें है तो उसको अवशोषित कर लिया। देखिए, आंत ने पानी भी बर्बाद नहीं होने दिया, उसने अपचे पदार्थ से भी जल को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब इसके बाद ये अपच जो भोज्य पदार्थ है ये विष्ठा के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है और इसी क्रिया को हम विष्ठा त्याग के नाम से जानते हैं। खरगोश में ये जो मलाशय है, जो बड़ी आंत का अंतिम भाग है, उसमें ये विष्ठा, ये अपच जो है, ये ठोस छोटी छोटी गोलियों के रूप में रहता है और कई घंटों तक रह सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि खरगोश के मलाशय में यह अवशिष्ट पदार्थ जो है ये ठोस गोलियों के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, खरगोश की बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं विष्ठा भोजिता, कोप्रोफेजिक। इसका मतलब क्या है? देखिए, खरगोश और कुछ शाकाहारी जंतुओं की ये विशेषता है कि वो अपने मल को, अपनी विष्ठा को खा लेते हैं। ये क्या करते हैं कि मल में जो मौजूद अधपचे पदार्थ हैं उनको पुनः उपयोग करते हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विष्ठा भोजिता। अपने मल को खा लेना ही कहलाता है विष्ठा भोजिता। अब खरगोश ऐसा क्यों करता है या शाकाहारी जंतु, कुछ शाकाहारी जंतु ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि शाकाहारी जंतु घास खाते हैं और घास में पाया जाता है सेलुलोज, जिसका पाचन आसान नहीं होता। सीकम भी इसका पूर्ण पाचन नहीं कर पाता। इसलिए जब खरगोश मल त्याग करता है तो उसके मल में काफी मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है, अधपचा सेलुलोज पाया जाता है। तो जनरली कुछ शाकाहारी जंतु क्या करते हैं, अपने मल को खाते हैं और उसमें जो अधपचा सेलुलोज है उससे फिर से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रोसेस को या इसी क्रिया को हम विष्ठा भोजिता के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पाचन की प्रक्रिया के बारे में समझाया, किस प्रकार से अवशोषण होता है, किस प्रकार से स्वांगीकरण होता है, इस बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।